हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान में। तो जैसे कि आप हमारे थंबनेल पे देख चुके होंगे कि हम रोज के रोज 10 टॉप 10 पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बार बार रिपीट होते हैं और जो जिसको बच्चे बार बार इग्नोर करते हैं उस पे हम ध्यान देंगे और टॉप 10 पीवाईक्यूज ही हम रोज के रोज करेंगे। इस सीरीज में आपको टॉप 10 पीवाईक्यूज रोज की क्लास में मिलेगा। आज से आपको रोज ये सुबह 8 बजे देखने को मिल जाएगा। सुबह 8 बजे आपको इसकी क्लास देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एक अच्छे पीवाईक्यूज करना हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर पीवाईक्यूज कम से कम 30% के करीब रिपीट होते हैं। और अगर आप अच्छे पीवाईक्यूज एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं करते, क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी पीवाईक्यू मिलेगा उसकी सारी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। हर एक पीवाईक्यू के जितने 4 ऑप्शन होते हैं उन चारों का आपको अच्छे से ज्ञान मिलेगा, तो आप एक अच्छे तरह से आगे बढ़ पाएंगे। मैं आपको 1 मिनट में अपना परिचय दे देती हूँ। मैं काजल हूँ। मैं ऑलरेडी यूजीसी नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ, जेआरएफ हूँ। इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपसे शेयर करने के लिए आई हूँ। तो चलिए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देर करे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हम पहले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती, पंजाबी, मराठी और सिंधी। आप कुछ सेकंड का समय लीजिए, 2-3 सेकंड का। उसके बाद हम सीधा आंसर पे चलेंगे। सोचिए। हेलो। आई थिंक आपने सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो अब हम आंसर पे चलते हैं। इसका सही जवाब है ए। जैसे कि हमने क्वेश्चन में देखा, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर अपभ्रंश से हुआ है? सौर अपभ्रंश से कई भाषाओं का विकास हुआ है। तो उससे हमारी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, इन 4 भाषाओं का विकास सौर अपभ्रंश से हुआ है। और हमारे ऑप्शन में गुजराती भी था, तो गुजराती हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुजराती भाषा का विकास सौर अपभ्रंश से हुआ है। यानी अपभ्रंश से आगे चलकर जो भाषाएं बनी उनमें से एक गुजराती भी है। अपभ्रंश से उत्पन्न निम्नवत है भाषाएं। अपभ्रंश भाषा, उपभाषा, शौरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती, अर्धमागधी अपभ्रंश से, क्योंकि आपको पता होगा कि अपभ्रंश में बहुत सारी है। जैसे इसमें हमने 6 को कवर करा हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, प्राचद अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। और इनके अंदर जो भाषाएं आती है, जैसे अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर पूर्वी हिंदी आती है, मागधी अपभ्रंश के अंदर बिहारी, बांग्ला, उड़िया आती है, पैशाची अपभ्रंश के अंदर असमिया, लहदा और पंजाबी आती है, ब्राचद अपभ्रंश के अंदर सिंधी आती है, महाराष्ट्र अपभ्रंश के अंदर मराठी आती है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। क्योंकि जो हमारा सेकंड यूनिट है, यूनिट 2 में सबसे पहले यही आता है कि जो हमारा जितना भी इतिहास लिखा गया है वो किन किन राइटर्स ने लिखे, किस किस नाम से वो लिखा है। तो शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर जी की रचना है। और ये कब प्रकाश में आई, कब प्रकाशित हुई, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आप कुछ देर का समय लीजिए, उसके बाद हम आंसर पे चलते हैं। चलिए अब हम आंसर देखते हैं। उत्तर नंबर है इसका सी, 1883 में प्रकाशन हुआ था। इसका प्रकाशित हुई थी। हमें पता चला था कि शिव सिंह जी की ये किताब है। शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन 1883 में हुआ। इसके लेखक शिव 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 सिंह सेंगर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्किप मत कीजिएगा। इसको इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिए।
अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। मुनि जिन विजय ने कहा है ये, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कथन कारण वाले क्वेश्चन में से है। आप इसे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए और अपने पास में टिक भी कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे, क्योंकि ये कथन है और ये कथन आपसे बाद में भी पूछा जा सकता है। इसकी पूरी पूरी संभावना है बाद में भी आए। तो आप इसका जवाब सोचिए, मैं फिर आगे चल के आपको जवाब दिखाती हूँ। देखिए इसका आंसर है सी। एक मिनट। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कथा की परीक्षा करते हुए, सॉरी इसका आंसर बी होना चाहिए, गलती से यहाँ पे सी लिख दिया गया है। इसका आंसर है बी, क्योंकि ये जो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जो उन्होंने अपने जो उनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने, इतिहास की पुस्तक, उसमें उन्होंने कथन लिखा है। इसके बारे में हम यहाँ पे आपको बताया भी जा रहा है। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य की अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। राहुल सांस्कृत्यायन का इतिहास ग्रंथ हिंदी काव्यधारा 1944 ई, ये ईस्वी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ जिसमें उन्होंने ये कथन कहा है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत 1 और 2। ये सारे इतिहास ग्रंथ जितने भी यहाँ पे तीनों दिए हुए हैं, ये खुद में तीन क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं, कभी क्रम में लगा के पूछ लिए जाते हैं, कभी आपको इसका नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किसका इतिहास ग्रंथ है, कभी आपको इसका नाम दे दिया जाएगा, कभी आपको यहाँ पे कवियों के नाम दिए जाएंगे और यहाँ पे इतिहास ग्रंथों के नाम दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा मैच कीजिए। तो इसलिए ये सारे इंपॉर्टेंट है और आपको सारे के सारे लिखने हैं, ये इतिहास ग्रंथ के नाम और इनके जो राइटर्स है उनके नाम भी। मैंने आपको जैसे कि बोला था कि हर एक एक जो ये है हमारा ऑप्शन, उसमें खुद में एक एक क्वेश्चन छुपा हुआ है और इसके एक्सप्लेनेशन से जो जिस तरीके से हम एक्सप्लेन कर करके पढ़ेंगे तो उससे आपको एक्सप्लेनेशन का भी आंसर मिल जाएगा और आपके एक क्वेश्चन के साथ सिर्फ एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको इनके भी राइटर, इनकी भी किताब का नाम पता चलेगा, इनका भी पता चलेगा और इसके बारे में भी पता चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं और 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना की सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? अब आप बताइए किस में हुआ है, इसमें हम आपका वेट कर रहे हैं। हमीर काव्य में, कीर्ति कौमुदी में, कीर्ति पताका में या कीर्ति लता में? जैसे कि अब आप जानते हैं, अभी हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो है हमने देखा था क्वेश्चन, और अब देखिए दोबारा से हजारी प्रसाद द्विवेदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया है, जिनके अनुसार लड़ाइयों का जो यथार्थ वर्णन है वो किस कृति में हुआ है? मैं आपको कुछ सेकंड का समय देती हूँ, आप पहले आंसर सोच लीजिए फिर हम आंसर पे जाएंगे। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है आंसर नंबर डी,
जो इनका कीर्ति लता नाम की पुस्तक है उसमें उसमें इन्होंने यथार्थ वर्णन कीर्तियों का हुआ है, लड़ाइयों का यथार्थ वर्णन कीर्ति लता नामक पुस्तक में हुआ है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। और जितने भी ये सारे काव्य ये सारे भी इम्पोर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सगुनाही अगुनाही नाही कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? शिव, काग, कुसुंडी, भारद्वाज, तुलसीदास जी की स्वयं की युक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार पेपर में बन चुका है और इसके आने की बार-बार आने की संभावना रहती है। इसको भी आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। और ये पंक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको और भी ऐसी पंक्ति देखने को मिलेगी। आप इसका आंसर सोचिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्योंकि तुलसीदास जी की पंक्ति अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप इसका इतनी देर आंसर सोचिए, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। अब हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, शिव। उन्होंने शिव के द्वारा ये पंक्तियां कहलाई है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालखंड में शिव पार्वती संवाद के दौरान भगवान शिव के मुंह से यह भाव व्यक्त करवाया है। यथा सगुनी सगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा, गवाही मुनि पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगन सो होई। इसका अनुवाद हमने सरल शब्दों में भी यहाँ पे रखा हुआ है, जिसको मैं पढ़ देती हूँ। भगवान का मूल स्वरूप तो निराकार और अगुण है, लेकिन जब भक्त उन्हें प्रेम और भक्ति से पुकारता है तो वही ईश्वर साकार रूप धारण कर लेता है ताकि भक्त उनसे जुड़ सके। यहाँ पे देखिए सगुण और अगुण कुछ पैदा नहीं करके आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम भक्ति करते हैं तो हम भगवान से जुड़ सकते हैं, उनसे एकाकार हो सकते हैं। इसी इन्हीं भावों को इस पंक्ति में दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी रखा हुआ है कि भगवान का मूल स्वरूप तो निराकार और अगुण है, मतलब हम उन्हें देख नहीं सकते, पर जब हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति से उन्हें पुकारते हैं, तो भगवान भगवान सगुण रूप धारण कर लेते हैं, जैसे कि हम मूर्ति पूजा वगैरह करते हैं और उनसे जुड़ सकते हैं। यही इन पंक्तियों का भाव था। चलिए हम आगे अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम आ चुके क्वेश्चन नंबर 6 पे। वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ले? सूरदास ने, नंददास ने, चित्स्वामी ने, विठलनाथ जी ने? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए, बार बार आता है। और बार बार क्यों आता है ये अभी आपको पता चल जाएगा, मैं आपको आगे बताती हूँ बार बार क्यों आता है। तो आई होप आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। मैं आपको कुछ सेकंड का समय देती हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए अब आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, विठलनाथ जी ने ये बात कही है। और कब कही है ये हम आगे देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन रखा हुआ है। इस कथन को विठलनाथ ने सूरदास की मृत्यु पर कहा था। कई जगह पे कई बार क्वेश्चन में आता है कि ये कथन सूरदास जी ने कहा था या फिर कुछ गलत तरीके से लिखा था, पर ये विठलनाथ जी ने कहा था, सूरदास जी की मृत्यु पर कहा था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अपने पास टिक लगा के रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है।
यहाँ भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बृजेश्वर वर्मा जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, हरवंश लाल शर्मा जी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कथन आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दृष्टिकूट पद को लेके कथन है जो कि खुद में ही काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसका जवाब सोचिए। आपको अभी हम कुछ देर का समय देते हैं, 10 सेकंड का, उसके बाद हम इसका जवाब देखेंगे। चलिए अब हम जवाब देखते हैं। इसका जवाब हो जाएगा आंसर नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस पर मोस्ट लिख सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है इनका। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको करा देती हूँ, हमने यहीं पे एक्सप्लेनेशन करा हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में उल्लेख किया है कि सूर सागर में कई स्थानों पर दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं जहाँ परंपरा सूर ने कवि विद्यापति का अनुकरण करते हुए अपनाई है। यह परंपरा सूर ने कवि विद्यापति का अनुकरण करते हुए अपनाई थी। जैसे कि आप इससे समझ सकते हैं कि ये परंपरा सूर ने विद्यापति जी का अनुकरण करते हुए अपनाई थी, और ये कथन जो है वो रामचंद्र शुक्ल जी का है सूर सागर के बारे में। इस तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी सूरदास के काव्य और उनके साहित्य से जुड़ी विशेषताओं पर गहराई से विचार करते हुए सूर साहित्य नामक पुस्तक लिखी है। सूर साहित्य बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसके राइटर के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप ये भी अपने पास इम्पोर्टेंट टिक करके रख लीजिएगा। ये आज जितना भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रही हूँ सारे इम्पोर्टेंट है, आपको इम्पोर्टेंट लिखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाय रथ पालकी, कदंत ग्रह, ग्राम चारू, आखर लगाए लेत, लाखन के सामा हो। उक्त पंक्ति किस कवि की है? मतीराम की, देव की, कुलपति मिश्र की या पद्माकर जी की? आप कुछ समय लीजिए। ओ सॉरी, इसका आंसर आपको पहले ही दिख गया। चलिए आप आंसर पे चल देते हैं। ये जो हमारी पंक्ति है पद्माकर जी की है, और ऐसी और सारे राइटर्स की भी पंक्ति हमने आगे रखी है। चलिए हम देखते हैं। जैसे कि हमने पीछे बता दिया, ये पद्माकर जी की पंक्तियां है। हाय रथ पालकी, गद्य गृह, ग्राम चारू, आखर लगाए लेत, लाखन के सामा हो। ये पद्माकर जी की पंक्तियां है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में रिपीट होती है, तो आपको याद रखनी है। यहाँ पे हमने और राइटर्स की भी पंक्ति रखी है, मैं आगे पढ़ देती हूँ। कुंतन को रंग फीको लागे, झलके सब अंग चारू गोराई। ये मतीराम जी की पंक्ति है। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी डरी, ऐसिन कुंज बनी छवि पुंज रहे अली, गुर्जत यो सुख लीजो। जो देव की पंक्ति है। ये सारी पंक्तियां काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखनी है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सावन आवन हेरी सखी, मन भावन, आवन चौप इसेखी, छाए कहू घन आनंद, जान समराही, की ठोर ले फूल ही लेखी। बूंदे लगे सब अंग दंगे, उल्टी गति आपने आपनी पेखी, कौन सो जागती आनी सुनी पे ही पे, पानी ते लागती आखिन देखी। इस सेवैया में विरानी नायिका की किस मनस्थिति का चित्रण किया गया है? पुलक, मार्मिक स्थिति, रोमांच, सॉरी ये गलत हो गया है थोड़ा सा। आप बताइए इस सेवैया में किस मनस्थिति का चित्रण किया गया, और ये काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी।
चलिए अब हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपने जहाँ तक के आंसर सोच लिया होगा और जो भी आप आंसर कर रहे हैं, उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जो-जो आंसर आप कर रहे हैं और कितने आपके सही हुए 10 में से ये भी ज़रूर बताइएगा। इसका आंसर है उत्तर नंबर बी। मानवीय की स्थिति का चित्रण किया गया है। इसका हम वो भी देख लेते हैं कि किस तरीके से किया गया है। ये सवैया रीतिमुख काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद द्वारा लिखा गया है। इसमें कवि ने नायिका की भावनाओं और उनकी मनोस्थिति को बहुत ही मार्मिक तरीके से चित्रित किया है। घनानंद की मुख्य रचनाएं हैं। ये जो घनानंद की रचनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है। सुजान सागर, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपा कंद, रसकेली वली। ये काफी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। प्रिय की सुधी सिए सरिताए, ये कानन कांतर सुसज्जित। मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रीतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राह सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लाला भगवान दीन। आप सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। और जितने भी आप आंसर देंगे, आप उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने क्या क्या आंसर दिए हैं, आपको क्या क्या आंसर लगे। और अगर इसमें कोई गलती हो, मुझसे प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हुई हो, क्योंकि कई बार शब्द बोलने में थोड़ा इधर-उधर हो जाता है, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। पर आपको जितनी भी जो भी ये वीडियो देखे, जब भी देखे, ज़रूरी नहीं कि अभी देखे, जब भी देखे, तो वो ज़रूर बताएँ कि उसके कितने ठीक हुए थे और रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहने के बाद कितने आंसर ठीक होने स्टार्ट हुए हैं। चलिए अब हम इसके आंसर पे बढ़ते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका राम नरेश त्रिपाठी। सारांश, प्रिया की सुधि संवाद समिति यह पंक्ति कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। राम नरेश त्रिपाठी की मुख्य रचनाएं जो कि बहुत ज्यादा पेपर में आती है: मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, कविता, कौमुदी। आप इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बना के याद रख सकते हैं। अभी तो हमने कोई शॉर्ट ट्रिक बनाई नहीं है, पर अगर आपने बनाई हो तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपने शॉर्ट ट्रिक, अपने जो भी आपके सुझाव हो ज़रूर लिखिएगा। तो इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, आगे मैं इस सीरीज़ स्टार्ट रखूँ कि नहीं रखूँ? जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा, हम वैसे ही आगे करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो। अगर आपको हमारा वीडियोज़ अच्छी लगती है, पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। कमेंट में अपने सवाल या सुझाव जो भी हो वो ज़रूर लिखिए। उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे भी वीडियो बनाएँ। इस वीडियो को शेयर करें अपने यूजीसी नेट तैयारी कर रहे साथियों के साथ में। यह हमारा जीमेल है, यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान @gmail.com और यूजीसी नेट हिंदी ज्ञान /2025। ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जहाँ पे आप जितनी भी हमारी क्लासेस होती है उससे रिलेटेड जितनी भी हमारी क्या कहते हैं पीडीएफ्स वगैरह है वो फ्री में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। धन्यवाद।